नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बचपन की उन पुरानी यादों में गोता लगाने वाले हैं जिन्हें हम अक्सर बस साधारण मनोरंजन मानकर छोड़ देते हैं। जी हाँ, हमारा मतलब है उन लोकप्रिय बाल कविताओं और नर्सरी राइम्स से है। देखने में ये कविताएं भले ही बहुत ही मासूम और सीधी सादी लगें, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो पता चलेगा कि इनके अंदर भाषा, गणित और मानसिक विकास के बहुत ही गहरे और कमाल के सिद्धांत छिपे हुए हैं। हमारी आज की इस चर्चा में हम पारंपरिक रटने वाले तरीकों से लेकर आज की आधुनिक डिजिटल शिक्षा तक के इस शानदार सफर को डिकोड करेंगे। यकीन मानिए, ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। चलिए शुरुआत इस एक बहुत ही मजेदार सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर 3 भारी भरकम मोटे हाथी एक बहुत ही छोटी सी साइकिल पर बैठने की कोशिश करें? है ना, एकदम अजीबोगरीब दृश्य। दिमाग में तुरंत एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। असल में बच्चों को सिखाने के लिए इस तरह की कल्पनाशील बेतुकेपन या कहें एब्सर्डिटी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर किया जाता है। जब चीजें लॉजिक से बिल्कुल हटकर होती हैं तो बच्चों का ध्यान तुरंत उस ओर खिंच जाता है। मतलब ये हुक सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में पूरा फोकस बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार और कारगर तरीका है। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे सफर में हम किन 4 मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम एक मोटा हाथी कविता के सफर को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये अजीबोगरीब स्थितियां गिनती सिखाने में मदद करती हैं। तीसरे भाग में ऊपर पंखा चलता है जैसी हमारी जानी मानी लोरियों के शब्द खेल का विश्लेषण होगा। और अंत में हम देखेंगे कि यह पूरी यात्रा डिजिटल शिक्षा की दुनिया में कैसे कदम रखती है। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, एक मोटे हाथी का सफर, जहां हम इस बहुत ही मशहूर कविता के गणितीय ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है नंबर 1 से। बारिश का मौसम है और सिर्फ एक मोटा हाथी मजे से घूमने निकला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एक बादल को देखकर डर जाता है। अब देखिए, ये जो डर है ना, यही असल में एक समस्या पैदा करता है और इसी समस्या से बाहर निकलने के लिए वो मदद बुलाता है। शिक्षा के नजरिए से देखें तो ये संख्याओं को एक एक करके जोड़ने का यानी एडिशन सिखाने का एक बहुत ही चतुर और मजेदार तरीका है। अब आते हैं भाग 2 पर, गिनती और अजीबोगरीब स्थितियां, जहां हास्य और गणित का एक बहुत ही बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। इस कविता में एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस लाइन का बार बार आना, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हर नए हाथी को बुलाने के लिए इसी लाइन का इस्तेमाल होता है। एजुकेशन साइकोलॉजी में इस तरह के दोहराव यानी रेपिटेशन को याददाश्त मजबूत करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है। जब बच्चे एक ही लय और उन्हीं शब्दों को बार बार सुनते हैं तो वो पैटर्न उनके दिमाग में एकदम फिट हो जाता है और यही पैटर्न उन्हें अगली संख्या याद रखने का संकेत देता है। अब जरा कठिनाइयों के इस मजेदार क्रम को देखिए, कैसे हर नए कदम पर मुश्किलें और भी ज्यादा फनी होती जाती हैं। पहला हाथी बारिश से डर गया, 2 हाथी आए तो एक पतले रास्ते में फंस गए। फिर 3 मोटे हाथी एक छोटी सी साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह से नामुमकिन और हास्यास्पद है। 4 हाथी एक सब्जी के ठेले पर बैठ जाते हैं और ठेला टूट जाता है। और अंत में पांचों के पांचों एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं। ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि 1 से 5 तक की गिनती को जिंदगी भर के लिए याद रखने की एक मास्टर क्लास है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, कहानी का अंत बहुत ही खुशी भरा होता है, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान भी तो होता है। जब पांचों हाथी उस जाल में फंस जाते हैं तो बंदर को देखकर वो रोने के बजाय जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनका जाल खुल जाता है। इसके बाद पांचों मिलकर खुशी से झूमने और नाचने लगते हैं। ये शानदार एंडिंग सिर्फ गिनती पूरी होने का जश्न नहीं है, बल्कि ये बच्चों को टीम वर्क, एक साथ खुश रहने और मिलकर किसी भी मुश्किल को हरा देने का एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, घरेलू लोरी और शब्दों का खेल, जहां हम ऊपर पंखा चलता है जैसी लोरियों पर नजर डालेंगे। इस लोरी में घटनाओं की टाइमलाइन को देखना सच में बहुत ही दिलचस्प है।
आपने गौर किया होगा कि कैसे घर के एकदम साधारण सी चीजें अचानक से बेतुकी बन जाती हैं। ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे बच्चा सो रहा है, एकदम नॉर्मल बात है। सोते सोते बच्चे को भूख लगना भी समझ आता है। लेकिन फिर अचानक से आती है बिना दाने की मूंगफली, और फिर मामा कोटा चले जाते हैं और वहां से एक तोता ले आते हैं। अगर लॉजिक के हिसाब से देखें तो इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन असल में ये बेतरतीब कहानी एक ऐसी सुरीली लय पैदा करती है जिसका सीधा असर बच्चे को शांत करने और नींद लाने में होता है। इस लोरी का एक और कमाल देखिए। अगर हम अजय और मुन्नी वाली पंक्तियों की तुलना करें तो साफ पता चलता है कि इन लोरियों का स्ट्रक्चर कितना फ्लेक्सिबल होता है। आप बस बच्चे का नाम बदल दीजिए और उसी सुरीली धुन को चाहे जितनी देर तक गाते रहिए। इसका फायदा ये है कि अगर बच्चा जल्दी नहीं सो रहा है तो आपको कोई नई कहानी सोचने की जरूरत नहीं है, बस उसी शांत और लूपिंग म्यूजिक से काम हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 4 पर, डिजिटल शिक्षा की ओर, जहां इंटरैक्टिव लर्निंग की बात होती है। इन कविताओं के अंत में एक बहुत ही खास चीज देखने को मिलती है, और वो है एप्पल्स एंड बनानास नाम के एक डिजिटल ऐप का प्रमोशन। अब इसे सिर्फ एक साधारण विज्ञापन मत समझिए, ये दरअसल एक पूरे नए इकोसिस्टम का रास्ता है। ये दिखाता है कि कैसे जो बच्चे अब तक सिर्फ कविताएं सुनकर बुनियादी चीजें सीख रहे थे, उन्हें धीरे धीरे एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाया जा रहा है जहां वो खुद स्क्रीन पर चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस ऐप के इकोसिस्टम में जाने पर बच्चों के लिए बहुत कुछ है, पजल्स और गेम से लेकर इंग्लिश, मैथ्स और रंगों की पहचान तक सब कुछ। जरा सोचिए, जो गिनती बच्चे ने हाथियों की उस मजेदार कहानी से सीखी थी, अब वो उसे मैथ्स के छोटे छोटे गेम्स खेलकर खुद टेस्ट कर सकता है। जिन शब्दों को लोरियों में सुना था, उन्हें इंग्लिश के मॉड्यूल्स में और बेहतर कर सकता है। कुल मिलाकर ये अपने आप में एक पूरा का पूरा एजुकेशनल पैकेज बन जाता है। और सच कहूं तो यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है। पैसिव यानी निष्क्रिय और एक्टिव यानी सक्रिय शिक्षा के बीच का सफर। वीडियो में हाथी का गाना मजे से सुनना पैसिव लर्निंग है, बच्चा सिर्फ जानकारी ले रहा है। लेकिन जब वही चीज उसे एक ऐप की तरफ ले जाती है जहां उसे खुद पहेलियां सुलझानी है, सही ऑप्शन चुनना है, तो वो एक्टिव लर्निंग बन जाती है। ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि आज का मीडिया इन दोनों ही तरीकों को कितनी खूबसूरती से एक साथ ब्लेंड कर रहा है। तो इस पूरी दिलचस्प चर्चा के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। आने वाले कल में बच्चों की शिक्षा का रूप कैसा होगा? क्या ये सदियों पुरानी तुकबंदियां धीरे धीरे पूरी तरह से डिजिटल गेम्स में बदल जाएंगी? या फिर वो मोटे हाथी और तोते की कहानियां हमेशा नए और भी ज्यादा इंटरैक्टिव रूपों में हमारे सामने आती रहेंगी? आज की इस सामग्री को देखकर एक बात तो पक्की है कि सीखने और सिखाने का ये सफर आगे और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।